वृंदा, ओ वृंदा, कहाँ हो तुम? अरे कहाँ चली गई? घर के अंदर आते ही माधव उत्सुकता से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। अंदर से थोड़ी चिढ़ी लेकिन प्यार भरी आवाज आई, अरे आती हूँ जी, थोड़ी सांस तो लेने दो, आते ही चिल्लाने लगते हो। और ये क्या, आज इतनी जल्दी कैसे आए धम की फैक्ट्री से? माधव मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत साफ झलक रही थी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अरे सांसें तो मेरी तुम्हें देखते ही थम जाती हैं भाग्यवान। वृंदा ने आंखें घुमाते हुए तंज कसा। लो सुनो अब फिर से वही घिसे पिटे डायलॉग, जिन्हें सुनते सुनते 15 साल हो चले हैं। पर मेरे पास अभी फालतू बातें करने का वक्त नहीं है, ढेर सारे काम बाकी हैं। कुछ जरूरी बात हो तो बोलो। माधव ने गहरी सांस ली और उत्साह से बोला, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी है वृंदा, हमारी फैक्ट्री को एक मल्टीनेशनल कंपनी से जबरदस्त ऑर्डर मिला है। अगर हमने इसे समय पर पूरा कर दिया तो समझ लो हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। वृंदा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह, ये तो सचमुच शानदार खबर है। भगवान करे तुम्हें ऐसे ही तरक्की मिलती रहे। अब इतनी अच्छी खबर सुनाई है तो मैं पहले मंदिर में माथा टेकने जाती हूँ। माधव ने भवें चढ़ाकर मजाक किया, अरे क्यों हमेशा भगवान को परेशान करती रहती हो, जरा उन्हें भी आराम करने दो। कहते हुए वृंदा मंदिर गई, दीपक जलाकर संध्या पूजन किया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, लो सुनो, मैं भगवान को परेशान करने में लगी रहती हूँ, अब क्या भगवान को धन्यवाद भी न दूं? हमारी मेहनत रंग लाई है तो उनके आशीर्वाद का ही फल है ना। माधव ने प्यार भरी नजरों से उसे देखा और धीमे स्वर में कहा, अरे भाग्यवान, मेरा जीवन तो उसी दिन संवर गया था जब तुम मेरी जिंदगी में आई थी। तुम न होती तो न जाने मेरा क्या होता। वृंदा ने मुस्कान के साथ चुटकी ली। अरे वाह, कहते तो ऐसे हो जैसे मैं न मिलती तो जनाब कुंवारे ही बैठे रहते। अरे मैं न होती तो कोई और होती। माधव ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन वो तुम जैसी थोड़े ही होती। इतनी समझदार, इतनी प्यारी और इतनी भाग्यशाली पत्नी हर किसी को थोड़ी मिलती है। वृंदा ने हंसते हुए सिर हिलाया और बोली, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे, लेकिन सुनो, मेरे पास इतनी फुर्सत नहीं कि तुम्हारी मीठी मीठी बातें सुनती रहूं। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई कि मुझे छत से कपड़े उतारने भी जाना है, अंधेरा होने वाला है। माधव बोला, कपड़े उतारने जाना है तो चलो, तब तक मैं चाय बना देता हूँ, बाद में मत कहना कि तुम्हारा पति तुम्हारी मदद नहीं करता। वृंदा हंस पड़ी और सिर झटकते हुए छत की ओर बढ़ गई। माधव ने मुस्कुराते हुए अपने और अपनी पत्नी के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया। वृंदा छत पर पहुंची तो ठंडी हवा चल रही थी, साथ ही हल्का अंधेरा घिरने लगा था। उसने जल्दी जल्दी रस्सी से कपड़े उतारने शुरू किए। तभी उसकी नजर छत के एक कोने में पड़ी। वहां 2-3 छोटे छोटे कागज के गोले पड़े थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने एक को उठाया तो देखा कि वो किसी पत्थर में लिपटा हुआ था। ये देखकर उसका माथा ठनका। ये क्या है? उसने खुद से बुदबुदाते हुए कागज खोला। कागज पर हड़बड़ी में लिखे शब्द देखकर उसके पैरों तले जमी खिसक गई। मेरी मदद करो। वृंदा की सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर बाकी कागज उठाए। दूसरे कागज पर लिखा था, बहुत भूख लगी है, और तीसरे पर, प्लीज हेल्प मी। वृंदा ने तेजी से चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सब कुछ सामान्य था। गली में इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे। दूर किसी घर से टीवी की धीमी आवाज आ रही थी, लेकिन कोई संदिग्ध चीज नहीं दिखी। ये क्या हो रहा है? वृंदा के चेहरे पर हैरानी छा गई। सबसे अजीब बात ये थी कि उसे इस जगह पर आए हुए सिर्फ 2 महीने ही हुए थे। वो यहाँ किसी को जानती भी नहीं थी। पड़ोसियों से भी सिर्फ औपचारिक बात ही हुई थी। फिर ये कागज कौन फेंक रहा था और क्यों? अब उससे नहीं रहा गया। उसने तुरंत छत के किनारे जाकर नीचे झांका और चारों ओर नजर दौड़ाई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। जल्दी जल्दी कपड़े समेटकर वो नीचे उतरी और सीधे माधव के पास पहुंची।
माधव सोफे पर बैठा चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसे देखते ही उसने मुस्कुरा कर कहा, आ गई मैडम, लो तुम्हारी चाय भी तैयार है, पीकर बताओ कैसी है, और तुम अपने पति की सर्विस से खुश हो या नहीं। लेकिन वृंदा के चेहरे पर जो घबराहट थी उसने माधव को चौंका दिया। अरे क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वृंदा ने कांपते हाथों से कागज उसके सामने रख दिए। ये देखो, छत पर मिले हैं, किसी ने पत्थरों में लपेट कर फेंके हैं। माधव ने चौंकते हुए कागज खोले और पढ़ने लगा, फिर हंसते हुए बोला, अरे हो सकता है हमारे शरारती बच्चे ने ही लिखा हो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं। आजकल बच्चे YouTube वगैरह पर नए नए प्रैंक सीख रहे हैं, हो सकता है वो वही प्रैंक हम पर आजमा रहा हो। वृंदा ने झट से सिर हिलाया। नहीं माधव, ये मजाक नहीं हो सकता, मैं अपने बच्चे की हैंडराइटिंग पहचानती हूँ, और फिर ये बात ही कितनी अजीब है, कोई क्यों इस तरह पत्थरों में लपेटकर मदद की गुहार लगाएगा। माधव ने कागजों को फिर से देखा और थोड़ा गंभीर हुआ। बात तो सही कह रही हो, लेकिन हो सकता है आस पड़ोस के किसी बच्चे ने खेल खेल में यूं ही फेंक दिए हो। वृंदा ने झुंझलाकर कहा, तुम हमेशा चीजों को हल्के में क्यों लेते हो माधव, अगर सचमुच कोई परेशानी में हो तो। अरे बाबा ठीक है, परेशान मत हो, कल दोबारा छत पर जाकर देखना, अगर फिर से ऐसा कुछ मिलता है तो देखेंगे कि ये कौन कर रहा है। वृंदा को माधव का जवाब संतोषजनक तो नहीं लगा, लेकिन उसने हाँ में सिर हिला दिया। सुबह होते ही माधव फैक्ट्री चला गया, लेकिन वृंदा का मन घर के कामों में नहीं लगा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दोपहर होते होते अनायास ही उसके कदम छत की ओर बढ़ गए। उसने सोचा था कि बस जरा देर बैठेगी, लेकिन उसकी नजर लगातार चारों ओर भटकती रही। तभी ठक करके एक हल्की सी आवाज हुई और कुछ उसके पास आकर गिरा। वृंदा का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झट से नीचे देखा, फिर से वही एक और कागज पत्थर में लिपटा हुआ। उसके हाथ कांपे। ये मजाक नहीं था, कोई सचमुच मदद की गुहार लगा रहा था। उसने फौरन कागज खोला। उसमें लिखा था, आंटी बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दे दीजिए। वृंदा की आंखें चौड़ी हो गईं। वो घबराकर छत के किनारे गई और नीचे झांका। इस बार उसने देख ही लिया। पीछे वाले घर के पिछवाड़े में दीवार के पास एक दुबली पतली लड़की खड़ी थी। उम्र यही कोई 10-12 साल। फटे पुराने कपड़े, चेहरे पर धूल की परत और आंखों में एक अजीब सा डर। वृंदा ने कागज हाथ में पकड़कर नीचे झुकते हुए ऊंची आवाज में कहा, ये तुमने फेंका है? लड़की ने सिर हिलाया। आंटी बहुत भूख लगी है। वृंदा का दिल पसीज गया। तुम्हारे घर में कोई नहीं है? उसने पूछा तो लड़की बोली, नहीं, सब घूमने गए हैं, मैं घर पर अकेली हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। वृंदा के हाथ से कागज गिरते गिरते बचा। 2 दिन से इस बच्ची ने कुछ नहीं खाया, ये कैसी निर्दयता थी। रुको, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ तुम्हारे घर। कहते हुए वो पीछे मुड़ने लगी। तभी लड़की ने जोर से आवाज दी, नहीं आंटी, गेट को ताला लगा है, मैं तो पीछे के आंगन में हूँ, गेट तक नहीं आ सकती, आप यहीं से फेंक दो। वृंदा ने बिना देर किए सीढ़ियों की ओर दौड़ लगा दी। जल्दी जल्दी रसोई में गई, गरम गरम रोटियां और सब्जी निकाली और फौरन ऊपर पहुंची। छत से झुककर उसने लड़की की ओर देखा। रुको, मैं खाना भेज रही हूँ। उसने एक कपड़े में रोटियां और सब्जी लपेटी, उसे रस्सी में बांधा और धीरे धीरे नीचे लटकाया। लड़की ने जल्दी से खाना पकड़ा और झटपट खाने लगी, मानो महीनों की भूखी हो। हर कौर के साथ उसकी आंखों में राहत झलक रही थी। वृंदा छत से उसे देख रही थी और न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये बच्ची किस हालत में जी रही है। वृंदा छत पर खड़ी होकर उस लड़की को देखते हुए गहरे विचारों में डूब गई। लड़की जिस तरह भूख से रोटी के टुकड़ों को गटक रही थी, उसने वृंदा का दिल झकझोर दिया। कौन है ये बच्ची? अगर वो घर की सदस्य होती तो उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता? और अगर नौकरानी थी तो इतनी छोटी उम्र में उसे इस तरह अकेला क्यों छोड़ दिया गया? ये सवाल वृंदा के दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहे थे।
वृंदा का मन बेचैन हो उठा। वो रात भर करवटें बदलती रही, लेकिन नींद कोसों दूर थी। हर बार जब भी आंखें बंद करती तो उसी मासूम बच्ची का चेहरा सामने आ जाता। सुबह हुई, लेकिन उसका मन घर के किसी भी काम में नहीं लगा। दोपहर होते ही वो फिर रसोई में गई। गरम फुल्के सेके, सब्जी के साथ थोड़ी मिठाई भी रखी और तेजी से छत पर चली गई। लेकिन नीचे झांकते ही उसका दिल थक से रह गया। वो बच्ची वहां नहीं थी। बेटा सुनो, कहाँ हो? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक उसकी नजर आंगन के कोने में पड़ी। टीन के छप्पर के नीचे शायद वो सो रही थी। वृंदा ने धीरे धीरे रस्सी नीचे लटकाई और खाना उसके पास पहुंचा दिया। फिर वहीं खड़ी होकर देखती रही, लेकिन बच्ची हिली तक नहीं। वृंदा का मन अजीब सी घबराहट से भर उठा। इतनी गहरी नींद, वो ठीक तो है। शाम ढलने लगी तो उस घर की बत्तियां एक एक करके जल उठी। वृंदा ने राहत की सांस ली, मतलब घर के लोग वापस आ गए थे। जैसे ही बच्ची ने अंदर से लोगों की आवाज सुनी, वो झट से उठी और दौड़कर घर के अंदर चली गई। चलो, कम से कम अब इसे भरपेट खाना तो मिलेगा, उसने खुद को तसल्ली दी और नीचे आ गई। रात को डिनर के समय वृंदा ने जैसे ही खाने की थाली उठाई, माधव ने चुटकी लेते हुए कहा, तो आखिर हमारी श्रीमती जी मुस्कुरा ही दी, वरना 2 दिन से तो उस बच्ची की चिंता में सूखकर आधी हो गई थी। वृंदा ने घूर कर उसे देखा। तुम हमेशा मजाक क्यों करते हो? मैं वाकई परेशान थी माधव। जरा सोचो, अगर हमारी बेटी होती और उसे इस हाल में रहना पड़ता तो? माधव ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। ठीक कह रही हो, लेकिन अब तो उसके घर वाले आ गए हैं ना, कम से कम अब वो भूखी तो नहीं सोएगी। वृंदा ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन माधव, मुझे अब भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो बच्ची वहां खुश नहीं है। माधव ने उसकी बात को हल्के में लेते हुए कहा, अरे ज्यादा मत सोचो, हो सकता है वो किसी छोटे शहर या गांव से आई हो और शहर के नए माहौल में ढल नहीं पा रही हो। वृंदा को माधव की बात में तर्क तो दिखा, लेकिन उसके मन की बेचैनी कम नहीं हुई। अगले दिन फिर वृंदा रोज की तरह छत पर आई, लेकिन आज उसका ध्यान पहले से ज्यादा सतर्क था। वो जानना चाहती थी कि उस बच्ची के साथ क्या हो रहा है। नीचे का नजारा बदला हुआ था। आज वो बच्ची कल की तरह आंगन में बैठी नहीं थी। वो पूरे घर में इधर उधर जा रही थी, घर के छोटे मोटे काम निपटा रही थी। कभी कपड़े तह करती तो कभी किसी के बुलाने पर दौड़कर भीतर चली जाती। कुछ देर बाद थक कर वो पीछे के आंगन में आकर बैठ गई। तभी घर के अंदर से एक छोटा सा लड़का बाहर आया। कोई 7 साल का रहा होगा। उस बच्ची की तुलना में उसने काफी अच्छे कपड़े पहने थे। उसके हाथ में एक थाली थी जिसमें आधी अधूरी रोटी और बिखरी हुई सब्जी पड़ी थी। वृंदा के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी छा गई। लड़के ने थाली में से एक निवाला उठाकर मुंह में डाला। फिर जैसे ही उस बच्ची के पास पहुंचा, उसने अपनी थाली जोर से उसके सामने पटक दी। बच्ची के चेहरे पर खुशी झलक उठी। उसने थाली उठाई और चारपाई की ओर जाने लगी। अचानक उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर पड़ी और उसके साथ ही थाली भी। सारा खाना मिट्टी में बिखर गया। बच्ची सकपका गई। उसकी आंखों में डर भर गया। उसने घबराकर इधर उधर देखा और थाली से बचा कुचा खाना समेटने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी अंदर से एक औरत तूफान की तरह दौड़ती हुई बाहर निकली। आंखों में गुस्सा, चेहरे पर क्रूरता लिए उसने एक जोरदार तमाचा बच्ची के गाल पर दे मारा। बेशरम, मर क्यों नहीं जाती कहीं जाकर? ठीक से चल भी नहीं सकती। अब और कुछ नहीं मिलेगा खाने को। भूखी मरेगी तभी अकल आएगी। उस औरत की जुबान के साथ साथ उसके हाथ भी चल रहे थे। वृंदा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका दिल अंदर तक झकझोर उठा। उसका कलेजा फटने को था। उसने गुस्से में झटके से छत की रेलिंग पकड़ी और जोर से चिल्लाई, मार क्यों रही हो उसे? छोटी सी बच्ची है वो। नीचे सन्नाटा छा गया। उस औरत का हाथ हवा में ठहर गया। उसने सक पकाकर इधर उधर देखा और फिर पैर पटकते हुए कमरे में वापस चली गई। वृंदा की चीख से गली में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया था,
लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतनी मार खाने के बाद भी बच्ची के हलक से एक भी आवाज नहीं निकली। उसकी छोटी छोटी आंखों में दर्द और एक अजीब सा खालीपन था, जैसे वो इस तकलीफ की आदी हो चुकी हो। उसने कोई विरोध नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। धीरे धीरे अपने मैले फटे हुए फ्रॉक से आंखें पोंछी और बिना कुछ बोले जमीन पर गिरी हुई रोटियां उठाने लगी। रुक जाओ, वृंदा ने कहा। बच्ची का हाथ थम गया। उसने डरी हुई आंखों से ऊपर देखा। वो गिरा हुआ खाना मत खाओ, मैं साफ खाना लेकर देती हूँ तुम्हें। बच्ची एक पल को हिचकिचाई, लेकिन फिर सिर झुका लिया। वृंदा तेजी से नीचे भागी। उसकी चाल में उतावलापन था, दिल में गुस्सा और बेचैनी। वो सीधे रसोई में गई, एक लिफाफे में बिरयानी भरी और जल्दी से छत पर लौट आई। नीचे झांककर उसने धीरे से बच्ची की ओर लिफाफा बढ़ाया। लो, खाओ। बच्ची ने संकोच से इधर उधर देखा, फिर जल्दी से दोनों हाथों से लिफाफा पकड़ा और तेजी से खाने लगी, मानो ये मौका फिर न मिले। वृंदा की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि तैर गई, पर मन में हलचल मची थी। अंततः न जाने क्या सोचकर वो शाम के वक्त पीछे वाली गली की ओर निकल पड़ी, जहां उस बच्ची का घर था। जैसे ही वो उस घर के पास पहुंची, अचानक किसी ने पीछे से पुकारा, अरे वृंदा, तुम यहाँ? वृंदा ने घूम कर देखा। उसकी पुरानी सहेली सुधा खड़ी थी। सुधा, ओह, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। दोनों ने उत्साह से एक दूसरे का हालचाल पूछा। फिर सुधा बोली, आना, मेरा घर यही पास में है। नहीं सुधा, अभी जल्दी में हूँ, कहते हुए वृंदा ने उस बच्ची के बारे में जिक्र कर दिया। सुनते ही सुधा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, वृंदा, तुम इस मामले से दूर ही रहो तो बेहतर होगा। वृंदा हैरान रह गई। मतलब, तुम ये क्यों कह रही हो? आखिर वो बच्ची इतनी तकलीफ में है, क्या वो वहाँ काम करने आई है? सुधा थोड़ी झिझक के बाद बोली, उस बच्ची का नाम नेहा है और वो कोई काम वाली नहीं है। ये लोग उसके चाचा चाची हैं। वृंदा का दिल जोर से धड़का। क्या, चाचा चाची? हाँ, कभी वो भी अपने माँ बाप के साए में नाजू से पल रही थी, लेकिन करीब 2 साल पहले उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। उस वक्त उसके चाचा चाची ने सबके सामने बड़ी शान से कहा था कि वे उसकी देखभाल करेंगे। रिश्तेदारों ने भी उनकी बातों पर भरोसा कर लिया, लेकिन असली खेल तो बाद में शुरू हुआ। कैसा खेल? वृंदा ने पूछा। उसके माँ बाप का एक छोटा सा घर था, लेकिन चाचा चाची की उस पर नजर थी। मकान सहित उस बच्ची के हिस्से की हर चीज हड़पने के लिए ही उन्होंने उसे अपने पास रखने का फैसला किया, और अब जिसे बेटी की तरह पालना चाहिए था, उसे नौकरानी बना दिया। वृंदा का खून खौल उठा। ये लोग इंसान है या राक्षस? राक्षसी समझो, सुधा ने कड़वाहट के साथ कहा। दिन भर उससे घर के सारे काम करवाते हैं और बदले में खाने को भी पूरा नहीं देते। उसकी चाची, वो तो जैसे उसकी जान की दुश्मन बनी हुई है। उसका बेटा बंटी जो झूठा छोड़ देता है, वही उसकी थाली में रख दिया जाता है। अपने बेटे को तो अच्छे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जबकि नेहा को पास के सरकारी स्कूल भेजते हैं, वो भी केवल दिखावे के लिए। अमूमन तो उसे घर के कामों में इतना व्यस्त रखते हैं कि स्कूल जा ही नहीं पाती। और तो और, जब ये लोग घूमने जाते हैं तो अपने बेटे को तो साथ ले जाते हैं, लेकिन इसे 3-3 दिन तक भूखा प्यासा घर में बंद करके चले जाते हैं। ये सुनकर वृंदा का दिल बैठ गया। सुधा ने आगे कहा, हमने कई बार मदद करने की कोशिश की, लेकिन शांति हर बार लड़ने पर उतर आती है। कहती है ये हमारे घर का मामला है, अगर किसी ने दखल दिया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए ज्यादातर लोग चुप ही रहते हैं। वृंदा अब और नहीं सुन सकती थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। तो क्या बस देखते रहे? ये अन्याय यूं ही चलता रहेगा? सुधा चुप रही, लेकिन वृंदा के दिमाग में हलचल मच चुकी थी। अब वो वहां और नहीं रुकी, सीधे घर आकर माधव से सारी बात बता दी। वृंदा की बातें सुनकर माधव भी गुस्से से भर उठा। ये तो हद हो गई वृंदा, इस मामले में पुलिस को शामिल करना होगा। वृंदा के बेटे ने भी हामी भरी। हाँ पापा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। अगली सुबह माधव ने फोन करके पुलिस को सूचना दी।
कुछ ही देर में पुलिस आ गई। जब पुलिस उस घर में पहुंची, शांति और उसके पति की हालत देखते ही बनती थी। वे पुलिस को देखकर सकपका गए। इंस्पेक्टर ने कड़े लहजे में पूछा, कहाँ है वो बच्ची? शांति हड़बड़ा गई। कौन बच्ची? वही बच्ची जिसे काम वाली बाई बनाकर रखा है आप लोगों ने। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको किसी ने गलत शिकायत कर दी है। हम तो इसे बेटी की तरह रखते हैं। वृंदा से ये झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। बेटी की तरह? कौन अपनी बेटी को भूखा रखता है? कौन अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर रखता है? कौन इतनी बेरहमी से पीटता है अपनी बेटी को? इस दौरान मोहल्ले के लोग भी इकट्ठे हो गए। पड़ोसियों ने भी सामने आकर बताया कि नेहा को किस तरह सताया जाता था। शांति की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो पहले पुलिस को बरगलाने लगी। अरे ये सब झूठ है, ये मोहल्ले वाले जलते हैं हमसे। हमारी ही बच्ची है, कैसे सताएंगे उसे? लेकिन जब पुलिस ने नेहा को देखा, उसके शरीर पर चोट के निशान, दुबली पतली देह, डर से कांपती आंखें, तो सारा सच सामने आ गया। गली में खड़े लोग भी गुस्से में थे। कम से कम इस बच्ची के साथ इंसानों जैसा तो बर्ताव करो, एक पड़ोसी बोला। नेहा की हालत देखकर इंस्पेक्टर का चेहरा सख्त हो गया। पुलिस को समझ में आ गया था कि मामला गंभीर है। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, बच्ची को लेकर चलो, अब वो यहाँ नहीं रहेगी। शांति कांप गई। उसका पति भी पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठ गया। साहब, गलती हो गई, हम आगे से ध्यान रखेंगे, हमें माफ कर दीजिए। शांति भी रोने लगी। साहब, हमारी बदनामी हो जाएगी, जो हुआ उसके लिए माफ कर दीजिए। परंतु इंस्पेक्टर ने सख्ती दिखाते हुए कहा, कार्रवाई तो होगी। पुलिस ने नेहा को अपनी सुरक्षा में ले लिया और साथ ही उसके चाचा चाची को हिरासत में ले लिया। वृंदा ने जब नेहा को पुलिस जीप में बैठते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। पुलिस के जाने के बाद सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि पुलिस वालों ने नेहा सहित उन्हें घर वापस भेज दिया है। इस पर वृंदा और माधव हैरान रह गए। दरअसल नेहा के चाचा चाची ने पुलिस वालों को रिश्वत देकर मामले को वहीं निपटाने को कह दिया, जिस कारण पुलिस ने कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। वृंदा के मन में हलचल मच गई। वृंदा सहित सभी पड़ोसी समझ चुके थे कि पुलिस वालों ने चंद पैसों की खातिर अपना ईमान बेच दिया। माधव ने उसके चेहरे पर छाई चिंता को भांप लिया। अब चिंता मत करो वृंदा, इतना सब होने के बाद वे लोग नेहा के साथ कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मन बेचैन है, वृंदा ने कहा तो माधव ने प्यार से उसका कंधा थपथपाया। बहुत हो गया सोच विचार, अब थोड़ा आराम करो। वृंदा ने हामी भरी और रसोई की ओर बढ़ी। तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली। भाई का फोन था। हेलो भैया। फोन के दूसरी ओर से व्याकुल आवाज आई। वृंदा, माँ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, डॉक्टरों को दिखाया है, लेकिन उन्हें तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए आ जाओ। वृंदा का गला भराया। ठीक है, मैं देखती हूँ, उसने कहा। फोन रखते ही उसने माधव की ओर देखा और सारी बात बताई। माधव ने कहा, हाँ वृंदा, तुम्हें जाना चाहिए, माँ को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। परंतु वृंदा थोड़ी असमंजस में थी। मैं चंदन को साथ ले जाऊंगी, लेकिन तुम यहाँ अकेले रहोगे, तुम्हारा खाना पीना कैसे होगा? माधव मुस्कुराया। अरे भाग्यवान, मुझे क्या बच्चा समझ रखा है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा। वैसे भी कुछ दिन तुमसे फ्री होकर जीने का मौका मिलेगा। वृंदा ने आंखें तरेरी। बहुत मजाक सूझ रहा है ना? लेकिन सच बताओ, ठीक से खाना बना लोगे? हाँ भाई, पराठे जल सकते हैं, चाय थोड़ी अजीब हो सकती है, लेकिन भूखा नहीं मरूंगा, माधव ने हंसते हुए कहा। उसकी बातों से वृंदा के उदास चेहरे पर हंसी आ गई। अगली सुबह वृंदा ने घर की सारी जरूरी चीजें ठीक से रख दी, कपड़े पैक किए और फिर माधव को समझाने लगी। देखो, गैस ठीक से बंद करना, लापरवाही मत करना, और हाँ, अगर कुछ भी जरूरत हो तो कॉल करके पूछ लेना। माधव मुस्कुराया। अरे बाबा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, आराम से जाओ और माँ का ख्याल रखो। फिर वृंदा बेटे के साथ निकल गई। माधव दरवाजे पर खड़ा उन्हें जाते हुए देखता रहा। आज वृंदा को मायके गए 15 दिन हो चुके थे, लेकिन ये 15 दिन उसकी जिंदगी के सबसे भारी दिनों में से एक थे।
माँ की हालत इतनी बिगड़ जाएगी उसने सोचा भी नहीं था। डॉक्टरों की लाख कोशिशों के बाद भी वो बच नहीं पाई। माँ के अंतिम संस्कार के बाद जब वो वापस लौटी तो मन भारी था, लेकिन जैसे ही उसने सूटकेस एक ओर रखा, अचानक एक और अजीब सी बेचैनी ने उसके दिल को घेर लिया। नेहा कैसी होगी? पूरे 15 दिन हो गए थे वो उसे देख ही नहीं पाई थी। जाने अनजाने वो बच्ची उसके दिल के बेहद करीब आ चुकी थी। वृंदा तुरंत छत की ओर भागी। छत पर पहुंचकर उसने पीछे वाले घर की ओर देखा, लेकिन जो दृश्य सामने था उसने उसकी धड़कन तेज कर दी। घर की बत्तियां बुझी हुई थी, सन्नाटा पसरा था। ये क्या? उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। न नेहा दिखी, न कोई हलचल। उसका मन घबरा गया। इतना अंधेरा क्यों है इस घर में? और नेहा कहाँ गई? वो छत की रेलिंग के पास खड़ी होकर देर तक उस घर को ताकती रही, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। क्या वे लोग कहीं चले गए? एक अजीब सा डर उसके मन में बैठ गया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं दिखी तो वो बेचैनी में नीचे आने लगी। तभी डोरबेल बजी। वृंदा जल्दी से नीचे आई। तब तक माधव दरवाजा खोल चुका था। वृंदा ने आकर देखा कि उसकी सहेली सुधा और पड़ोस की कुछ अन्य महिलाएं खड़ी थीं, जो उसकी मां के निधन पर शोक प्रकट करने आई थीं। वृंदा ने उन्हें नम्रता से अंदर बुलाया। सब बातचीत करने लगे और वृंदा की मां की मृत्यु पर अफसोस जताने लगे। परंतु वृंदा का मन अब नेहा में उलझा था। बातों बातों में उसने पूछ ही लिया, वो पीछे वाले घर में कोई नजर नहीं आ रहा, क्या वे लोग कहीं बाहर गए हैं? इतना सुनते ही मिसेस वर्मा ने अचरज से कहा, अरे तुम्हें नहीं पता? वे लोग तो 4-5 दिन पहले ही ये घर छोड़कर चले गए। वृंदा को जैसे झटका सा लगा। क्या चले गए? हाँ, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। रातों रात पैकिंग की और निकल गए, किसी से कुछ कहा भी नहीं। वृंदा का कलेजा थक से रह गया। बातचीत के बाद जब सब महिलाएं चली गईं, तो वृंदा की बेचैनी और बढ़ गई। नेहा चली गई? उसका दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने बिना कुछ सोचे फिर से छत की ओर दौड़ लगा दी। छत पर पहुंचते ही उसकी आंखें बेचैनी से छत का मुआयना करने लगी। क्या नेहा ने कोई कागज छोड़ा होगा? क्या उसने फिर से मदद मांगी होगी? लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वृंदा का दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। तभी उसकी नजर छत के कोने में गई। वहां ढेर सारे कागज के टुकड़े बिखरे हुए थे, जो शायद नेहा ने छोटे छोटे पत्थरों में लपेटकर फेंके होंगे। हवा के कारण कागज अलग होकर छत के कोने में एकत्रित हो गए थे। वृंदा हड़बड़ी में कागजों की ओर बढ़ी। एक एक करके उसने उन कागजों को उठाया और पढ़ना शुरू किया। आंटी, आप कहाँ हो? आंटी, चाची ने मुझे आज बहुत मारा। आंटी, ये लोग मुझे मार डालेंगे। आंटी, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। आप कहाँ हो? वृंदा के हाथ कांपने लगे। नेहा उसे पुकार रही थी, उसे खोज रही थी, लेकिन वो नहीं थी। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दिल जैसे बैठता जा रहा था। कागजों को कसकर सीने से लगाकर वो वहीं छत पर घुटनों के बल बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। उसके भीतर गुस्से की भी एक लहर उठी। अगर उस दिन पुलिस ने इंसाफ किया होता तो आज ये नौबत ना आती। ये कैसी कानून व्यवस्था है? वृंदा का गला घुटने लगा। नेहा की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ उसके चाचा चाची ही नहीं, बल्कि बेईमान और भ्रष्ट व्यवस्था भी थी। वृंदा का दिल अब तक रो रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और भारी मन से नीचे उतरी। परंतु आज मन ही मन उसने एक प्रण लिया। मैं अपने बेटे को पुलिस में भेजूंगी और एक ईमानदार अफसर बनाऊंगी। समय अपनी रफ्तार से चलने लगा। 12 वर्ष बीत चुके थे। वृंदा अब अनाथ बच्चों की सेवा में अपना जीवन बिता रही थी। नेहा की मदद न कर पाने का अपराध बोध अब भी उसके दिल में चुभता था, लेकिन उसने इस पीड़ा को अपने भीतर कैद करने की बजाय उसे एक नई दिशा दे दी। वो ऐसे बच्चों की मदद करती थी जिनका कोई नहीं था। उस दिन भी वो अनाथालय से थकी हारी घर लौटी थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अचानक एक 21-22 साल की लड़की तेजी से आई
और झटके से अंदर घुसकर सोफे के पीछे छिप गई। वृंदा हक्की पक्की रह गई। अरे कौन हो तुम? उसने चौंक कर पूछा। लड़की तेजी से सांसें भर रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। वृंदा ने ध्यान दिया, उसने शादी का जोड़ा पहना हुआ था। अरे ये लड़की यहाँ कैसे? वृंदा अभी कुछ समझ पाती इससे पहले ही दरवाजे पर चोर की दस्तक हुई। उसका दिल जोर से धड़क उठा। कौन हो सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला और सावधानी से बाहर झांका। बाहर दो अजनबी आदमी खड़े थे। उनके चेहरों पर क्रोध और अधीरता थी। क्या आपने किसी लड़की को देखा है? उनमें से एक ने सख्त लहजे में पूछा। वो अपनी शादी से भागी है, दुल्हन के लिबास में थी। वृंदा का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने एक पल सोचा, फिर निश्चय पूर्वक कहा, जी नहीं, यहाँ कोई नहीं आया। दोनों आदमियों ने संदेह भरी निगाहों से उसे देखा, लेकिन वृंदा की दृढ़ता के आगे वे कुछ नहीं कह सके। वे वापस मुड़कर जाने लगे। वृंदा ने एक सेकंड भी गंवाए बिना दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। उसने धीरे से लड़की को आवाज दी, बाहर आ जाओ, वो लोग चले गए हैं। लड़की धीरे धीरे कांपते हुए बाहर आई और फिर अचानक उसने वृंदा को कसकर गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। वृंदा आश्चर्यचकित रह गई। लड़की की सिसकियां उसके कंधे को भिगोने लगीं। वृंदा ने हौले से उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। बेटा, तुम कौन हो? कहाँ से हो? लेकिन जैसे ही उसने उसका चेहरा गौर से देखा, उसके होंठ कांपने लगे। शब्द हलक में ही अटक गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नेहा? लड़की की आंखों से आंसू गिरते रहे। हाँ आंटी, मैं आपकी नेहा। वृंदा के पैरों तले जमी खिसक गई। उसकी आंखें भर उठी। जिसे उसने 12 साल पहले खो दिया था, जो न जाने किस नरक से गुजरी होगी, वो आज अचानक उसकी जिंदगी में वापस लौट आई थी। नेहा फिर से उसकी बाहों में सिसक उठी। वृंदा ने उसके आंसू पोंछे और उसे पास बिठाया। बेटा, पानी पियो और बताओ ये सब क्या है? तुम यहाँ कैसे? ये शादी का जोड़ा और ये लोग कौन थे? वृंदा ने उसकी लाल हो चुकी आंखों में देखा, जो पिछले कितने सालों का दर्द समेटे हुए थी। नेहा ने कांपते हुए गिलास थामा। वो अब भी हिचकियां ले रही थी। 1 मिनट बेटा। बिना कुछ और कहे वृंदा फौरन रसोई की ओर बढ़ गई। नेहा को देखकर उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। न जाने कब से भूखी होगी, न जाने कितनी तकलीफें झेली होंगी। जल्दी जल्दी उसने आटा गूंथा, सब्जी गर्म की और 2 नरम रोटियां सेकीं। जब वो थाली लेकर लौटी तो नेहा उसे टकटकी लगाकर देख रही थी। उसकी आंखों में भूख से ज्यादा एक अनकही तड़प थी, किसी अपने से मिलने की तड़प, किसी के स्नेह की प्यास। वृंदा ने धीरे से कहा, आओ खाना खाओ। नेहा हिचकिचाई, लेकिन वृंदा ने उसे पास बिठाकर अपने हाथों से पहला निवाला उसके मुंह में रखा। जैसे ही रोटी का टुकड़ा उसके हलक से नीचे उतरा, उसकी आंखें फिर से भर आईं। वो कांपती आवाज में बोली, एक वक्त था जब माँ अपने हाथों से मुझे बड़े लाड दुलार से खाना खिलाती थी, और एक ये पल है जब आप मुझे उतने ही स्नेह के साथ खिला रही हैं। वरना चाचा चाची के हाथों से तो बस मार ही मिली है आंटी, सिर्फ मार। वृंदा का दिल भर आया। मैं अपनी जिंदगी से इतनी तंग आ चुकी हूँ कि कई बार जी में आया कि कहीं जाकर किसी नदी या नहर में बस। वृंदा ने झट से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। आज के बाद ऐसी बात अपनी जुबान पर भी मत लाना। नेहा के आंसू अब लगातार बहने लगे। वृंदा ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया और प्यार से सहलाने लगी। बेटा, तू नहीं जानती तू कितनी हिम्मत वाली है। नेहा धीरे से बोली, आंटी, मैं बता नहीं सकती कि चाची मुझे कितनी बुरी तरह मारती थी। फिर भी जब दिल नहीं भरता था तो चाचा को मेरी शिकायत लगा देती, और फिर चाचा। उसकी आवाज कांप गई। चाचा मुझे और भी बेरहमी से पीटते। वृंदा की आंखों में गुस्से की लपटें उठने लगीं। बेटा, तूने विरोध क्यों नहीं किया? नेहा दर्द से मुस्कुराई। कितनी बार सोचा कि घर छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाती थी कि जब अपने ही मुझे बोझ समझते हैं तो पराए तो मेरा न जाने क्या हाल करेंगे। वृंदा की आंखों से आंसू छलक पड़े।
फिर नेहा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, लेकिन आज जब उन लोगों ने मुझे पैसों के लालच में एक 55 साल के आदमी के साथ ब्याहने की ठानी, तो मैंने इस अन्याय को सहने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर वृंदा सन्न रह गई। क्या? नेहा की आंखों में अब तकलीफ से ज्यादा गुस्सा था। हाँ आंटी, मैंने उन्हें कहा कि मैं ये शादी नहीं करूंगी, लेकिन इतनी हिम्मत दिखाने की सजा मुझे कुछ इस तरह मिली। कहते हुए उसने धीरे से अपना दुपट्टा हटा दिया। वृंदा का कलेजा मुंह को आ गया। नेहा की गर्दन और बाजुओं पर उसके चाचा चाची की क्रूरता के निशान थे। वृंदा की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने गहरी सांस ली, फिर नेहा के कंधों को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अब बस, बहुत हो गया। तुझे अब और सहने की जरूरत नहीं है। तेरा हर दर्द, हर जख्म अब उनसे हिसाब मांगेगा। अब तू अकेली नहीं है नेहा। वृंदा ने फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। कुछ बात करने लगी। नेहा उसे अचरज से देख रही थी। महज 15 मिनट बाद घर की डोरबेल बजी। वृंदा ने दरवाजा खोला। सामने एक ऊंचा गठीला नौजवान खड़ा था। स्मार्ट पुलिस की वर्दी पहने, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में फौलाद सी शक्ति। नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस? वो घबराकर पीछे हट गई। वृंदा ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। डरो मत बेटा, ये कोई और नहीं, मेरा बेटा चंदन है। नेहा अवाक रह गई। चंदन? आपका बेटा? वृंदा ने चंदन की ओर देखा। बेटा, अब ये मामला मैं तुझे सौंप रही हूँ। तुम्हें नेहा को इंसाफ दिलाना है। आप निश्चित रहिए माँ, अब ये लोग बच नहीं सकते। अगले ही दिन चंदन ने नेहा के चाचा चाची के सभी काले कारनामों की जांच शुरू करवा दी। नेहा के शरीर पर पड़े जख्मों की मेडिकल रिपोर्ट बनवाई गई। पड़ोसियों के बयान दर्ज किए गए। सबने गवाही दी कि वे नेहा के साथ होने वाले अन्याय को अपनी आंखों से देख चुके थे। चंदन ने अपनी टीम को भेजकर उनके पुराने बैंक ट्रांजैक्शंस, संपत्ति के दस्तावेजों और लेन देन की जांच शुरू करवाई। कुछ ही घंटों में सबूतों का पहाड़ खड़ा हो गया। इतना सब कुछ सामने आने के बाद चंदन ने गुस्से में दांत खींचते हुए कहा, ये लोग कानून को खेल समझते हैं, लेकिन अब असली खेल शुरू होगा। उसके बाद नेहा के चाचा चाची को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। पहले तो दोनों ने हर आरोप को झूठा बताया और कहा कि वे नेहा का अच्छे से ख्याल रखते थे, लेकिन जब सारे सबूत उनके सामने रखे गए तो उनके चेहरों का रंग उड़ गया। वे चंदन के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन चंदन ने सख्ती से कहा, अब माफी नहीं, इंसाफ होगा। पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और कोर्ट में मुकदमा चलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। नेहा अब सुरक्षित थी। अब उसे किसी तरह का कोई खतरा नहीं था। इस बात को 1 सप्ताह बीत चुका था। नेहा अब वृंदा के साथ घर के सभी काम करवाती। आज तो उसने खाना भी बनाया, जिसे खाकर वृंदा और माधव के साथ साथ चंदन भी उंगलियां चाटता रह गया। लेकिन एक बात जो वृंदा और माधव को अंदर ही अंदर परेशान किए जा रही थी, वो ये थी कि अब नेहा का कोई घर नहीं रहा तो वो कहाँ रहेगी। रात हो चुकी थी, लेकिन वृंदा की आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। तो उधर माधव भी केवल करवटें बदल रहे थे। वे नेहा को कहीं जाने देना तो नहीं चाहते थे, पर मन ही मन ये डर भी था कि अगर किसी पराई लड़की को अपने घर में जगह देंगे तो समाज सवाल उठाने में देर नहीं करेगा। ये सवाल दोनों के मन में था, लेकिन कोई भी पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अचानक वृंदा ने माधव की ओर करवट बदली और धीमी आवाज में कहा, माधव, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। माधव ने उसकी ओर देखा और थोड़ा मुस्कुरा कर बोला, अरे, मुझे भी तुमसे बात करनी थी, नेहा के बारे में। वृंदा चौंकी। हाँ, मुझे भी, लेकिन पहले आप कहिए। माधव ने थोड़ा सोचकर कहा, मैं सोच रहा था अगर नेहा को इस घर की बहू बना लें तो कैसा रहेगा। वृंदा आश्चर्य से उसे देखने लगी। माधव ने छींकते हुए कहा, क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? वृंदा की आंखों में अचानक एक अलग ही चमक आ गई। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं तो खुद तुमसे यही बात करने वाली थी। माधव चौंका। सच? वृंदा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। हाँ, तुमने मेरे दिल की बात कैसे जान ली?
अरे भाई, इतने सालों से साथ रहते रहते इतना तो सीख ही लिया है कि तुम्हारे दिल की बात बिना सुने भी समझ सकता हूँ। वृंदा हंस पड़ी। अच्छा, तो बताओ अभी मेरे दिल में क्या चल रहा है? माधव ने हल्का सा सिर खुजलाया और शरारती अंदाज में बोला, अभी तुम्हारे दिल में ये चल रहा है कि मेरा पति कितना समझदार है। वृंदा ने अपनी हंसी दबाते हुए उसे गुस्से से घूरा। हद है, आपसे किसी गंभीर विषय पर भी बात करो तो भी आपको मजाक सूझने लगता है, कहकर दोनों हंस पड़े। सुबह सुबह वृंदा और माधव चंदन के कमरे में गए। वे चंदन से नेहा के बारे में बात करना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला वहां चंदन नहीं था। माधव ने अंदाजा लगाया शायद वॉशरूम गया होगा। वृंदा ने कमरे में नजर दौड़ाई। हर चीज अपनी जगह पर थी, बस एक चीज अलग थी। चंदन का मोबाइल, जो हमेशा लॉक रहता था, आज अनलॉक था। वृंदा ने यूं ही मोबाइल उठाया, लेकिन जैसे ही उसकी नजर स्क्रीन पर गई वो एक पल के लिए ठहर गई। मोबाइल की स्क्रीन पर एक तस्वीर थी और वो तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि नेहा की थी। वृंदा ने हैरान होकर तुरंत माधव को इशारा किया। माधव पास आया और जैसे ही उसने मोबाइल की स्क्रीन देखी वो हौले से मुस्कुरा दिया। ओह, तो ये बात है। तभी वॉशरूम का दरवाजा खुला और चंदन तौलिए से हाथ पोंछता हुआ बाहर आया। जैसे ही उसने अपने माता पिता को अपने फोन के साथ खड़ा देखा वो हक्का बक्का रह गया। माँ, पापा, आप लोग मेरे फोन में क्या देख रहे हो? माधव ने शरारती अंदाज में कहा। कुछ नहीं बेटा, बस ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहू कैसी दिखती है। चंदन का चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। वाह वाह बेटा, तुमने तो हमें सरप्राइज ही दे दिया। वृंदा ने एक हंसी के साथ उसे मोबाइल दिखाते हुए कहा। बेटा, इतना सब कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला, चंदन ने छेपते हुए कहा। कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही, माधव ने हंसते हुए कहा। देखो, इतने सालों से हमने पाला पोसा है इस लड़के को और आज हमें ही बहला रहा है। फिर उसने गंभीर स्वर में कहा। माँ, पापा, सच कहूँ तो नेहा की सादगी, उसकी सरलता, उसकी विनम्रता मुझे बहुत अच्छी लगी। वो लड़की लाखों में एक है। वृंदा और माधव की आंखों में एक अनकहा सुकून उतर आया। लेकिन हमें पहले उसकी मर्जी जाननी चाहिए और ये बात उससे मैं पूछना चाहता हूँ, कहते हुए चंदन बाहर आया। तब तक नेहा भी नहा धोकर भगवान का पूजन कर चुकी थी। वो रसोई घर में जा ही रही थी कि तभी चंदन ने धीमे स्वर में उसे पुकारा। नेहा। नेहा ने मुड़कर देखा। जी चंदन, थोड़ा झिझकते हुए फिर हिम्मत जुटाकर चंदन आगे बढ़ा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूँ तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? नेहा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं, होठ कांपने लगे। वृंदा और माधव ने सांसें थाम ली। नेहा ने हैरानी से कहा, क्या आप मजाक कर रहे हैं ना? चंदन की आंखों में गंभीरता थी। नेहा, मैं तुमसे इस तरह का मजाक कभी नहीं कर सकता। ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं है, ये माँ पापा की भी इच्छा है। लेकिन सबसे जरूरी ये है कि तुम क्या चाहती हो। नेहा सन खड़ी रही, फिर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वृंदा आगे बढ़ी और उसके आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, ये तेरी जिंदगी है, हम तुझ पर कुछ नहीं थोप रहे, बस हमें सच बता दे, क्या तू इस रिश्ते से खुश है? नेहा हैरान रह गई। जिस प्यार को तरसते हुए बरसों बीत गए थे, आज वो बेझिझक बाहें फैलाकर उसके सामने खड़ा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी। धीरे से अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर एक मुस्कुराहट के साथ बोली, अगर आप सबको लगता है कि मैं इस घर के लायक हूँ तो ये मेरी खुशकिस्मती होगी। ये सुनकर वृंदा की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। नेहा ने भीगी आंखों से वृंदा की ओर देखा, फिर चंदन और माधव की ओर। जानते हैं, जब मैंने अपने माता पिता को खोया था तो लगा था कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं बचा, पर यहाँ इस घर में आकर महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे मेरे माँ बाबा फिर से लौटा दिए, बस उनका रूप बदल दिया। इतना ही प्यार करते थे वो भी मुझसे। मेरे माँ बाबा की तरह ही मेरी आंखों में एक आंसू तक नहीं देख सकते आप लोग,
इससे अच्छा परिवार मुझे और कहाँ मिलेगा। वृंदा और माधव ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए अपनी बहू और बेटे को गले से लगा लिया। चंदन और नेहा की शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हो गई। ये नेहा के लिए एक नया जन्म था, जहां दुख और तकलीफ आसपास भी नहीं फटकते थे। वृंदा उसे हर दिन बेटी की तरह दुलार करती। माधव हमेशा उसकी हंसी देखकर तसल्ली पाते और चंदन वो तो उसे पलकों पर बिठाकर रखता था। नेहा अक्सर आकाश की ओर देखकर मुस्कुराती और मन ही मन कहती, माँ, बाबा, देख रहे हो ना, मैं अब अकेली नहीं हूँ, मुझे मेरा परिवार मिल गया है। आपकी नेहा अब बहुत खुश है। और जैसे ही वो ये कहती, आसमान में एक तारा टिमटिमाता, जैसे उसकी बात का जवाब दे रहा हो। तो दोस्तों, ये थी उस टूटी हुई नेहा की कहानी, जो एक फरिश्ते के आने से फिर से जी उठी। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।